Assalamu alaikum second year. Today is our fifth lecture about common chemical industries in Pakistan. और आज जो इंडस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, कंपोजिशन क्या होती है सीमेंट की, रॉ मटेरियल्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स होते हैं और वेट प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे. सेटिंग ऑफ सीमेंट हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा और लास्ट में हम कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हैं सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ उनको देखेंगे. ठीक है, अब सीमेंट की पहले हिस्ट्री जान लेते हैं. एक मेसन था, इंग्लिश मजदूर था, जोसेफ एस्पदीन, जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था ये बिल्डिंग मटेरियल, जिसको आज हम सीमेंट के नाम से या पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं. पोर्टलैंड सीमेंट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसे पत्थर से मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है, जिसका नाम पोर्टलैंड रॉक है. ठीक है, ये इंग्लैंड के करीब एक झील के किनारे ये पत्थर पाए जाते हैं, जिनको ग्राइंड करके उस दौर में बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता था. पोर्टलैंड सीमेंट की जो अगर कंपोजिशन देखी जाए तो ये मिक्सचर होता है 3-4 चीज़ों का, जिनमें लाइमस्टोन, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एलुमिना शामिल हैं. ठीक है, तो जिसको आज हम पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं, मतलब कि बहुत सस्ता सा मटेरियल है, हर जगह पे अवेलेबल है. इससे हम हाउसेस बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, डैम्स, ब्रिजेस और बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगे, सब सीमेंट से बनते हैं. हाउ कैन यू डिफाइन दिस सीमेंट? ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे इसको? सीमेंट इज़ अ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड argillaceous material at sufficiently high temperature to produce clinkers. These clinkers are then ground to a fine powder, which is called Portland cement. ठीक है, अब इसके अंदर डेफिनेशन को समझ लें कि हमने दो चीज़ें मेनली लेनी है, कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल. कैलकेरियस मटेरियल का मतलब है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग मटेरियल, यानी हमने क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड इसमें चाहिए हमें, तो कैल्शियम कार्बोनेट जिन भी मटेरियल्स में मौजूद है वो मटेरियल ले लेंगे कोई, और दूसरा हम आर्जिलेशियस यानी क्ले वाला मटेरियल लेंगे, मट्टी वाला मटेरियल, जिसके अंदर सिलिका हमारे पास आएगा, आयरन ऑक्साइड आएगा, एलुमिना आएगा. इनको मिक्स करके हमने हाई टेम्परेचर पे बर्न करना है. जब हम बर्न करेंगे तो कुछ केमिकल चेंजेस इसमें आएंगी और ब्लैक कलर की बॉल्स प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम क्लिंकर कहते हैं. ठीक है, ये कंकरियों की तरह ब्लैक बॉल्स होती हैं. इनको फिर ग्राइंड कर लिया जाता है. ग्राइंड का मतलब पीस लिया जाता है, फाइन पाउडर बना लिया जाता है, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा जिप्सम ऐड कर लिया जाता है, तो ये सीमेंट तैयार हो जाता है. ठीक है, अब इसके रॉ मटेरियल्स जो हमें इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए 3 मेजर रॉ मटेरियल्स इसके चाहिए होते हैं. कैलकेरियस मटेरियल यानी जिस तरह मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग मटेरियल्स, इसमें लाइमस्टोन यूज़ कर सकते हैं आप, मार्बल यूज़ कर सकते हैं, चॉक्स, मरीन शेल्स, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट इन सब के अंदर होता है. इन सब को जब हम बर्न करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा. ठीक है, जिसको लाइम कहा जाता है. अच्छा, उसके बाद सेकेंडली जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए वो आर्जिलेशियस मटेरियल है, यानी क्ले वाली मटेरियल. इसमें क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये मुख्तलिफ जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर ये स्लेट और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वगैरह, झाग वगैरह या अनवांटेड मटेरियल जो निकलता है उसमें भी बड़ी मिकदार में सिलिका होता है, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं. ठीक है, इनके अंदर जो हमें अगर हम देखें केमिकली क्या मिलेगा हमें इस क्ले के अंदर, तो हमें एसिडिक कंपोनेंट्स मिलेंगे, लाइक एल्यूमिनेट्स मिलेंगे और सिलिकेट्स मिलेंगे. ठीक है, और तीसरा रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए जिप्सम. अब हम कंपोजिशन देख लेते हैं. एक अच्छे सीमेंट की कंपोजिशन क्या होती है कि उसमें लाइम जो है वो तकरीबन 62% होता है, सिलिका 22% होता है, एल्यूमिना 7.5% होता है. ये 3 मेजर रॉ मटेरियल्स. ठीक है, लाइम, सिलिका और एलुमिना. अब बाकी जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में हमें इसकी मतलब ये क्वालिटी ऑफ सीमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो चाहिए, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशिया 2.5%, आयरन ऑक्साइड भी 2.5%, सल्फर ट्राई ऑक्साइड 1.5%, सल्फर सोडियम ऑक्साइड 1% और पोटाशियम ऑक्साइड भी 1% चाहिए. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं. हाउ कैन यू मैन्युफैक्चर इट? तो मैन्युफैक्चर करने के 2 तरीके हैं. एक ड्राई प्रोसेस कहलाता है, एक वेट प्रोसेस कहलाता है. नाम से आपको पता चल रहा है, एक खुश्क है और एक गीला मेथड है.
कैसे पता चलेगा हमें कौन सा चूज़ करना है मेथड? तो उसमें 3 फैक्टर्स हैं। हम देखते हैं कि फ़िज़िकल कंडीशन क्या है रॉ मटेरियल की, यानी ये जो लाइमस्टोन हमें पहाड़ों से मिल रहा है या कहाँ से मिल रहा है, गीली हालत में मिल रहा है हमें या बिल्कुल ड्राई है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इस चीज़ को सबको देखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि दूसरी जो चीज़ हमने देखनी है वो है लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री जिस एरिया में लगी हुई है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अमूमी तौर पर वहाँ पे मौसम मतलब कि बारिशें होती रहती हैं या फिर बिल्कुल ड्राई खुश्क मौसम है। और तीसरी चीज़ फ्यूल की प्राइस क्या है। ठीक है, तो हमें ये मतलब कि ड्राई इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा फ्यूल की कंजम्पशन कम हो जाती है, लेकिन ड्राई इंडस्ट्री में फ्यूल की कंजम्पशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। वेट में क्योंकि हमने उसको गीला करके ग्राइंड कर लेना होता है, इतना ज़्यादा वो उड़ता भी नहीं है, मतलब कि सूट करता है हमारे इलाके को, कि उसमें हमारा जो सॉफ्ट रॉ मटेरियल है, तो उस लिहाज से हमें वेट ज़्यादा अच्छा सूट करता है कि हम ज़्यादातर इंडस्ट्री वेट की लगाते हैं। पाकिस्तान में दोनों तरह की इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं वैसे। तो हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो वेट प्रोसेस है। ठीक है, तो वेट प्रोसेस जो है उसके अंदर हमारे पास ये 5 स्टेजेस आ जाएंगी। इसकी पहली स्टेज होगी क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रश का मतलब मोटे मोटे पत्थरों को तोड़ना और फिर ग्राइंडिंग का मतलब उसका पाउडर बना लेना। दूसरा स्टेप मिक्स करना इस सब मटेरियल को करेक्ट प्रोपोर्शन में, जो ऊपर आपने इस टेबल में देखा इसके अंदर जो रेशोज लिखी हुई हैं इसी रेशो के अंदर मिक्स कर लेना सबको। तीसरा स्टेप हो जाएगा मिक्सचर को हीट करना। ठीक है, इसको बहुत बड़ी सी एक किल्न के अंदर, भट्टी के अंदर, रोटरी किल्न का मतलब घूमने वाली है ये किल्न, उसके अंदर हीट कर लिया जाता है। तो केमिकल चेंजेस के अंदर जो आनी होती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद जो मटेरियल निकलता है उसको चौथे स्टेप में हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेते हैं, जो क्लिंकर कहलाता है। और लास्ट स्टेप में हम उस क्लिंकर के अंदर जिप्सम ऐड करके दोबारा ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो अब पहला स्टेप देखते हैं, बारी बारी इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते हैं। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के अंदर सॉफ्ट रॉ मटेरियल अगर हो हमारे पास तो फिर उसको सूटेबल साइज़ के छोटे पीसेस में कर लिया जाता है, छोटे पीसेस में, और फिर उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है, यानी पानी की मौजूदगी में उसको पीस लिया जाता है। हम क्योंकि यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं, वेट प्रोसेस की, तो इसमें सॉफ्ट रॉ मटेरियल यूज़ होना है। ठीक है, और उसको पानी की मौजूदगी में पीसेंगे। अगर ड्राई होगा मेथड तो फिर उसका और होगा तरीका का कि उसमें हार्ड मटेरियल होता है, उसको क्रश भी हमने ड्राई हालत में ही करना होता है। ठीक है, और फिर उसको जो है वो सारा जो उसका स्टेजेस आएंगी, जो बॉल मिल्स के अंदर हम उसको उतारेंगे, वो भी हम उसको ड्राई हालत में ही करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये वेट है तो इसके अंदर जो हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉल्स, रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल्स या ट्यूब मिल्स होंगी और स्टील बॉल्स होंगी, ये सारी जो है उनको ग्राइंड करने के लिए यूज़ हो रही होंगी। ये सब मतलब कि थोड़े थोड़े पानी के अंदर कर रही होंगी काम के, ग्राइंड कर रही होंगी रॉ मटेरियल को। जब एक बार सारा ग्राइंड हो जाएगा तो फिर अब हमने मिक्स करना है, यानी उनकी रेशो एडजस्ट करनी है। थोड़े थोड़े सैंपल उसमें से निकाले जाते हैं, उनकी प्रोपोर्शंस चेक की जाती हैं कि किस प्रोपोर्शन में कौन सा मटेरियल इसमें मौजूद है। तो हमने जो सेट करना है वो लाइमस्टोन यानी जो कैलकेरियस मटेरियल है वो 75% और आर्जिलेसियस यानी क्लेई मटेरियल जो है 25% के हिसाब से मिक्स कर लेना होता है। फिर जब ये रेशो एडजस्ट हो गई फिर उसको दोबारा ग्राइंडिंग की जाती है। मकसद क्या होता है कि उसको बिल्कुल होमोजेनाइज कर दें, हर जगह पे रॉ मटेरियल एक जैसा पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके लिए कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर से गुजारी जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर पे एयर गुजारी जाती है। तो जो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर एक मटेरियल तैयार होता है उसे हम स्लरी कहते हैं। ठीक है, ये गाढ़ा सा गारे नुमा मिक्सचर होता है, इसको स्लरी पेस्ट नुमा मिक्सचर। ठीक है, इसके अंदर 35 से 45% वाटर मौजूद है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने से कुछ वाटर कंटेंट कम हो जाता है, निकल जाता है इसमें से, तो 20 से 30% रह जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मटेरियल आएगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, यानी कि उतना स्लरी पेस्ट नुमा नहीं होगा, इसको फिलर केक्स कहेंगे। ठीक है, इसको स्टोरेज बिन में स्टोर कर लेंगे और फिर आगे हीटिंग पर्पज़ के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है कि हम एक बार फिल्ट्रेशन अगर कर लें।
अगला स्टेप आता है हीटिंग द स्लरी, कि हमने हीट करना है रोटरी किल्न के अंदर। रोटरी का मतलब है घूमने वाली, किल्न का मतलब है भट्टी, ठीक है, एक घूमने वाली भट्टी है हमारे पास। ये एक सिलेंड्रिकल पाइप की सूरत में होती है, बहुत बड़ा सा पाइप आप समझ लें कि जिसका डायमीटर तकरीबन 15 फुट होगा और जिसकी लंबाई 300 से 500 फुट होगी, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यानी कि लेटी हुई पोजीशन में ये बड़ा सा पाइप जो है ये पड़ा हुआ होगा, लेकिन ये जो है बिल्कुल सीधा नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, तिरछा होगा। तिरछा कैसे कि जो एंड से आप मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं वो ऊंचा होगा, और दूसरा एंड जिससे ये निकल रहा है उसमें से हीट अप होकर वो एंड नीचा होगा, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड होगा। तो इसकी जो मतलब कि यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा हुआ कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, हल्का सा इंक्लाइंड होता है ये। और ये रोटेट भी कर रहा है साथ साथ, यानी कि ये किसी जगह पे फिक्स नहीं है। ये टॉयर्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है। टॉयर्स कुछ घूमने वाली आप समझ लें कि गरारियाँ सी हैं जिनकी मदद से ये वो जब रोटेट करती हैं तो ये भी साथ पूरा सिलेंडर जो है ये रोटेट करता है। अब ये रोटेशन जो है इसकी स्पीड जो है 1 to 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट के अंदर 1 रेवोल्यूशन से 2 रेवोल्यूशंस तक कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब इसको टिल्ट करने का या इसको इंक्लाइंड रखने का, जो तिरछा रखा है इसको, उसका मकसद क्या है कि चार्ज जो है ये रोटेट करता रहेगा, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ भी मूव करता रहेगा खुद ब खुद, ठीक है। अब इसके अंदर जो है जो हमने चार्ज यानी कि मटेरियल जो आपने ग्राइंड करके मिक्स किया और सारी रेशोज़ की एडजस्ट की हुई है, पानी डाल के स्लरी बना के फिर फिल्टर कर लिया, वो चार्ज कहलाएगा, ठीक है। उसको आपने ऊपर से इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, जो ऊंचा एंड है वहाँ से इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन जो आपने फ्यूल यूज़ करना है हॉट गैसेस प्रोड्यूस करने के लिए, यानी हीटिंग गैसेस जो आपने तैयार करनी है वो नीचे वाले एंड के करीब होंगी, ठीक है। तो नीचे वाले एंड के करीब से वो गैसेस इस इंक्लाइंड पाइप के अंदर पास करेंगी, और जाहिर है कि एंड जो आखिरी एंड जहाँ से वो एंटर होंगी पाइप के अंदर वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और ऊपर की तरफ जैसे वो गैसेस मूव करेंगी तो वो ठंडी होती जाएंगी, ठीक है। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं जो चार्ज आप ऊपर से डालेंगे उसको एंड तक, पाइप के एंड तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये 300 से 500 फुट लंबा है। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया टेम्परेचर जो क्रिएट हो रहा है उसके नीचे वाले एंड की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ऊपर वाले की तरफ कम होगा। तो इस तरह से 3 हमारे पास टेम्परेचर जोन्स क्रिएट हो जाती हैं। 3 मुख्तलिफ टेम्परेचर 3 मुख्तलिफ हिस्सों में हैं उसके। जो उसका बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से आपने चार्ज एंटर किया है वहाँ सबसे कम टेम्परेचर है, वहाँ तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको हम प्री हीटिंग जोन कहते हैं या मिनिमम टेम्परेचर जोन कहते हैं। यहाँ पे काम क्या होगा कि सिर्फ जो स्लरी आपने डाली है उसका मॉइस्चर रिमूव होगा, यानी उसमें से वाटर कंटेंट है वो वेपरेट हो जाएगा, और जो क्ले है उसके अंदर क्लेई मटेरियल वो जो है वो टूट कर एलुमिना, सिलिका और फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब ये मूव करता हुआ मटेरियल आगे पहुँचेगा तो दरमियान वाले हिस्से में पहुंचेगा तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर जोन या डीकम्पोजिशन जोन। यहाँ पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर है, और यहाँ पर क्या रिएक्शन होना है, यहाँ पर तकरीबन सारा का सारा लाइमस्टोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो डीकम्पोज हो जाता है, वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ख़ुद भी एक्सोथर्मिक है, इसके अंदर ख़ुद भी हीट रिलीज़ हो रही है, इसलिए भी यहाँ का टेम्परेचर 900 तक चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम मतलब कि कह लेंगे कि ये कौन सी जोन हो गई, हमारी मिडिल जोन हो गई, या फिर हम इसको डीकम्पोजिशन जोन कहते हैं। थर्ड जोन जो है हमारी बर्निंग जोन कहलाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर होता है यहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्या होगा कि तकरीबन सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं वो कंबाइन कर जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड ये जो अभी पिछली जोन में बना, और उससे पहले सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड जो फर्स्ट जोन में बने थे,
ये सब कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे, फ्यूज़ करेंगे आपस में और मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाएंगे, लाइक कैल्शियम सिलिकेट है, कैल्शियम एल्यूमिनेट है, कैल्शियम फेराइट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और इसी तरह डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वगैरह ऐसे कंपाउंड्स भी बनते हैं, यानी मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पर तैयार होंगे। ठीक है, अब ये जो मटीरियल्स, ये जब यहाँ पर जो मटीरियल है वो सारा पिघल चुका होता है, यानी जो फ्यूज़ होता है तो वो पिघल कर आपस में जुड़ता है और जो नए कंपाउंड्स ये बनते हैं तो ये छोटी छोटी कंकरियों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लिंकर कहते हैं। अब यहाँ पर इससे जब बाहर निकलेगा, अब ये सिलेंड्रिकल जो है हमारा, जहाँ से हमने हॉट गैसेस पास की थी, ये सारा सिलेंड्रिकल किल्न था। किल्न से हमने बाहर निकाला और एक और जोन में इसको दाखिल किया, एक और पाइप में जिसमें हॉट गैसेस नहीं है, ये कूलिंग जोन कहलाएगी। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है जहाँ पर इसको ठंडा किया जाता है और इस 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले आएंगे हम 1500 से कम करके। ठीक है, अब जब ठंडा हो गया तो हमने क्या करना है, इस मटेरियल को, क्लिंकर को हमने ग्राइंड कर लेना होता है। ये ग्रे कलर का दिखता है, ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर की बॉल्स होती हैं। ठीक है, तो इनका साइज़ जो होता है तकरीबन नट्स जितना या मटर के दाने जितना, इस तरह का साइज़ होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राइंड करेंगे। करते वक्त हमने इसके अंदर जिप्सम ऐड करना होता है। ठीक है, जिप्सम हम 2% ऐड करते हैं, यानी मतलब कि 98 हिस्से हमारे पास सीमेंट है तो हमने सिर्फ उसमें 2 पार्ट्स जो है वो जिप्सम ऐड करना होता है और फिर उसको ग्राइंड कर लेना होता है। काम क्या होता है जिप्सम का, ये सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। जब सीमेंट जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है थोड़ा सा। अब इसके बाद जब सीमेंट तैयार हो गया तो लास्ट में हमने उसको न्यूमेटिकली जो है पंप करके स्टोरेज सिलोज में भेजना होता है। सिलोज होते हैं स्टोरेज टैंक्स, बड़े बड़े सीमेंट के ही बने हुए बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। और न्यूमेटिकली पंप करने का मतलब है एयर के ज़रिए, ठीक है, हवा के प्रेशर के ज़रिए इस सीमेंट पाउडर को हम इन सिलोज के अंदर, इन टैंक्स के अंदर भेजते हैं जहाँ पर ये पड़ा रहता है। और जब हमने पैकिंग करनी होती है तो पेपर बैग्स, मल्टी लेयर पेपर बैग्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, और बल्क या फिर बल्क कंटेनर्स के अंदर डिस्पैच कर दिया जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये तो थी इंडस्ट्री। अब इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ सेटिंग ऑफ सीमेंट के। मैंने एक टर्म बोली है अभी कि जिप्सम जो है वो कहाँ यूज़ होता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ होता है। अब ये क्या होती है सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो उसका आंसर यही जो है नीचे हेडिंग इसी के अंदर लिखा हुआ है, सारा यही आपने लिखना है। तो ये क्या है, दरअसल जब हम कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं किसी बिल्डिंग की, कोई भी हमने हार्ड मास बनाना है सीमेंट का, तो हम इसकी पहले पेस्ट तैयार करते हैं पानी और रेत के साथ मिलाकर। इसकी एक पेस्ट तैयार की जाती है, थोड़ी देर वो पड़ी रहती है और उसके बाद उसको अप्लाई कर दिया जाता है। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके कुछ ही देर के बाद उसके अंदर कुछ रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। कुछ रिएक्शंस 24 आवर्स के अंदर अंदर होते हैं और कुछ रिएक्शंस 1 से 7 दिनों तक होते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा अपने इर्द गिर्द कहीं भी जहाँ सीमेंट अप्लाई किया जा रहा हो तो पहले 24 घंटे में उसको टच नहीं करते, हम उसको छेड़ते नहीं हैं, ना पानी डालते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जब तकरीबन 24 घंटे गुज़र जाते हैं या कम से कम के 20 घंटे 10-20 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर हम उसके ऊपर पानी गिराना शुरू करते हैं और तकरीबन 1 हफ्ते तक उसको बार बार पानी लगाया जाता है ताकि वो पुख्ता हो जाए, अच्छा हो जाए। अब इसके अंदर क्या रीज़न क्या है बिहाइंड द सीन के होता क्या है, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं। क्या चेंजेस आती हैं कि जब आप सीमेंट को पानी में मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं तो वो पानी जो है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। जब वो पानी उसके अंदर जज्ब होता है तो उसके केमिकल कंपाउंड के अंदर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर एंटर हो जाता है। यानी ये फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक है, 3 के बाद CaO आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और फिर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखें वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेट हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट।
इसी तरह जो जिप्सम है वो भी वाटर के साथ जो है यहाँ पर CaSO4 2H2O बना लेगा, ठीक है। और ये भी रिएक्ट करेगा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाएगा, रिएक्ट मुख्तलिफ वहाँ पे जो कैल्शियम एल्यूमिनेट्स पड़े हुए हैं उनके साथ। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट का 3CaOAl2O3 3CaSO4.2H2O, ठीक है। यानी दो चेंजेस आ रही हैं, एक तो कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ आ जाएंगे, और दूसरा ये कि जो जिप्सम उसके अंदर मौजूद था वो भी उन क्रिस्टल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, शामिल होगा और कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाएगा इस तरह से, ठीक है। 3CaOAl2O3 3CaSO4.2H2O, ठीक है। तो इस तरह से ये दो नए कंपाउंड्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, जब वो इनिशियल सेटिंग हो, इसको हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। एक अच्छा जो सीमेंट होता है, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 45 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स तो मैक्सिमम टाइम हम उसको दे रहे हैं ना, तो ये 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर इनिशियल सेटिंग इसकी हो जाती है। और उसके बाद जो फाइनल सेटिंग है वो जो है वो 10 घंटे में तकरीबन हो जाती है, मतलब कि 10 से 15 घंटों के अंदर फाइनल सेटिंग हो जाती है। फिर उसको आप 1 to 7 डेज़ तक जब बार बार आप उसको टाइम दे रहे होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो हैं, जो हाइड्रोलाइज हुए थे, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये नीडल शेप के क्रिस्टल्स बनाता है और ये उस सीमेंट के पार्टिकल्स के अंदर एक कोलाइडल जेल की सूरत में, यानी ये डिज़ोल्व नहीं होता उसके अंदर, ये जेल की सूरत में ठहरा रहता है, ठीक है। तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है सीमेंट की। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो जेली लाइक क्रिस्टल्स होते हैं इसके भी, और ये जो सीमेंट पार्टिकल्स जब सूखना शुरू हो गए अपनी जगह पर तो उनके दरमियान में जो थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, इंटरस्टाइसेस बोलते हैं उन्हें, उनको फिल करना शुरू कर देता है, उन पोर्स को, उन सुराखों को फिल करना शुरू कर देता है। तो इस तरह हार्डनेस बढ़ती है सीमेंट की, ठीक है। तो जो जेल ये बन गई तो ये आहिस्ता आहिस्ता वाटर लूज़ करेगी एवेपोरेशन के ज़रिए और एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम बार बार जो पानी लगा रहे होते हैं उसको, तो वो हम ये वाले जो प्रोसेसेस होते हैं सारे कंप्लीट करने के लिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है कंप्लीटली बन जाए और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, ठीक है। तो ये तो थी केमिकल इंडस्ट्री। अब हम इसकी आजकल देख लें कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में तो सिर्फ 4 सीमेंट प्लांट्स थे, वो भी वेस्ट पाकिस्तान में थे, और वो तकरीबन जो प्रोडक्शन दे रहे थे वो मतलब कि 3,23,000 मेट्रिक टन थी एवरी ईयर पर एनम, ठीक है। तो 1954 में ये प्रोडक्शन तकरीबन डबल हो गई, तो ये हो गई तकरीबन हमारे पास 6,60,000 टन। अब उसके बाद 1956 में इसकी डिमांड क्योंकि ज़्यादा थी तो मज़ीद कुछ प्लांट्स लगाए गए, दाऊद खेल में एक लगाया गया, एक हैदराबाद में लगाया गया, लेकिन मज़ीद वक्त के साथ साथ ये डिमांड और बढ़ती गई और अभी भी इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अभी भी मज़ीद फैक्ट्रीज लग रही हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पर 22 सीमेंट फैक्ट्रीज काम कर रही हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो ड्राई और वेट दोनों प्रोसेसेस में काम हो रहा है, ज़्यादातर वेट प्रोसेस पे, ठीक है। और टोटल प्रोडक्शन जो है इस वक्त जो ये 22 सीमेंट प्लांट्स दे रहे हैं वो कितनी है, वो 9 मिलियन या 9.5 मिलियन के करीब है, या हम कहीं 95,78,802 मेट्रिक टन पर एनम प्रोड्यूस हो रहा है सीमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और इसकी एक्सरसाइज जो है अब आपने उसमें क्वेश्चन नंबर 7 A B C तीनों पार्ट्स जो हैं उसको मैंने आपको बता दिया है साथ साथ, वो आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसकी डायग्राम एक मैं शेयर नहीं कर सकी, वो मैं आपको व्हाट्सएप में इसकी डायग्राम एक शेयर कर दूँगी जिससे आपको जो इसकी रोटरी किल्न है उसकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम पेपर इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।